हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल ही रही है। बात आती है हमारे सिलेबस के रिवीजन की। देखिए, आप लोगों का सिलेबस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, पाँचवा पढ़ा, छठवां भी पढ़ लिया। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर एक एक सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। हमारा 7वां चैप्टर चल रहा है जिसमें 3 क्लासें हो चुकी हैं। मैंने आप लोगों से 7वां चैप्टर शुरू करने से पहले ही कहा था कि 7वां चैप्टर हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इसको आराम से पढ़ना पड़ेगा और पूरे धैर्य के साथ और ध्यान से। लेकिन उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बच्चों, रिवीजन की। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्रिलियंट होते हैं, जिनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, बट वो रिवीजन नहीं कर पाते। और यकीन रखिए बच्चों, बच्चा कितना भी होशियार हो, अगर वो रिवीजन नहीं कर पाता है तो उसके द्वारा पढ़े हुए सिलेबस का कोई भी फायदा नहीं है। जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करोगे, आपको उसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि बेटा आप लोग अपने सिलेबस का रिवीजन जरूर करें। इसीलिए मैं हर चैप्टर के ख़त्म होने पर आपको 1 या 2 दिन का गैप देता हूँ, ताकि आप लोग उन दिनों में उस चैप्टर का रिवीजन कर सको। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं आप लोगों के सामने नहीं हूँ, बिल्कुल केवल मोबाइल में ही सामने हूँ। अगर बिल्कुल सामने होता तो शायद आप डर के, मेरे डर से या मेरी डांट के डर से आप लोग किताब लेकर बैठ जाते, कॉपी लेकर बैठ जाते और पढ़ते। अब मैं आपके सामने नहीं हूँ तो हो सकता है कि आप लोग अपनी सोच में स्वतंत्र हो कि हम रिवीजन करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा, जो बच्चा ईमानदार होता है, जो बच्चा अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़शील होता है, जिसको अपना लक्ष्य बड़ी आसानी से प्राप्त करना है, वो ऐसा सोचता है। जिसको चाहिए कि वो ज़िंदगी में हमेशा उन्नति करे, कभी भी उसे विफलता का चेहरा नहीं देखना पड़े, कभी भी उसको ऐसा दिन ना देखना पड़े जिस दिन उसे ये महसूस हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। याद रखिए, ऐसा बच्चा हमेशा अपने टीचर की बात मानता है। टीचर चाहे कोई भी हो बेटा, टीचर वो होता है, गुरु वो होता है जिसको हम दिल से मानते हैं कि ये इंसान ऐसा है जिसके द्वारा कही गई बातें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं फायदेमंद है, तो हमें इनकी बातें माननी चाहिए। वो होता है बेटा टीचर। तो आप लोगों को अगर टीचर की बातें मानने की क्षमता है तो आप लोग ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे, इस बात का भरोसा है, रखिए। मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे मुझे अपना गुरु मानते हैं, लेकिन इतना भरोसा है कि आप लोगों का जैसा रेस्पॉन्स आता है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और सभी मेरे से जो रेगुलर जुड़े हुए हैं वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब मैं ये तो यही चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, जिसके लिए आप लोगों को चैनल शेयर करना है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा आप लोगों को मेरी बात माननी है, और मेरी बातों को आप लोगों को सिर्फ और ज़्यादा कुछ नहीं मानना, सिर्फ 2 बातें माननी है। पहली बात, जो मैंने आपको आज पढ़ाया उसको आप आज ही पढ़ोगे, कल के लिए नहीं छोड़ोगे। पढ़ा और उसका रिवीजन आज ही करोगे, कल के लिए नहीं छोड़ोगे। आप लोगों को मैं इतना पढ़ाता हूँ एक क्लास में कि आप मुश्किल से उसको 10 या 5 मिनट में, 7 मिनट में क्लियर कर सकते हो। तो वो 10, 5 या 7 मिनट दीजिए, उसको आज का आज रिवाइज कीजिए। और हर चैप्टर के बाद में जो गैप देता हूँ, उस गैप में भी बेटा आप लोग उस चैप्टर का रिवीजन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। नोट्स पढ़िए, वीडियोज देखिए। अगर आप लोगों को लगता है कि नोट्स पढ़ने से काम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा मैं तो ये कहूँगा कि आप वीडियो जरूर देखिए। आप लोगों को इस तरह बेटा रिवीजन जरूर करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो अब मैंने आज की क्लास में मैं सबसे पहले मैंने जितना कुछ पढ़ा दिया उसको रिवाइज कराएंगे, और उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक पर चलेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। चलिए देखिए, मैंने आप लोगों को 7वें चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया है। बेटा, सबसे पहली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था ओरेस्टेड का प्रयोग, क्लियर है। और ओरेस्टेड के प्रयोग में बताया गया था कि जब भी किसी चालक तार में आप धारा प्रवाहित करोगे, चालक तार में क्या प्रवाहित करोगे, धारा, उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। असल में जब धारा प्रवाहित होती है तो आवेश गति करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे मुख्यतः विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का हम अध्ययन पहले कर चुके हैं। उसके बाद दूसरी क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र। मैंने आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बताई, और चुंबकीय क्षेत्र जब मैंने पढ़ाया तो आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, F बराबर QVB साइन थीटा। जब भी कोई आवेश Q V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में गति करता है, थीटा कोण पर प्रवेश करके, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल
जब आवेश गति करेगा तो आवेश की गति के कारण विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी। तो विद्युत क्षेत्र के कारण लगा हुआ विद्युत बल होता है QE, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगा हुआ बल होता है F बराबर QVB sin थीटा। और याद रखिए दोनों को जोड़कर जो कहेंगे, जो दोनों बलों का परिणामी बल है वो लॉरेंज बल होता है बेटा। क्या होता है? लॉरेंज बल, जिसको हम लोग अगले टॉपिक में आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो जब किसी भी आवेश पर लगने वाले विद्युत बल और चुंबकीय बल का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? लॉरेंज बल। यहाँ से आप लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा निकाली F/QV से। थीटा 90 डिग्री लिया था, Q का मान 1 कूलम और V का मान 1 मीटर पर सेकंड, तो B बराबर F आया था। इसका मतलब क्या निकला था बेटा कि जब किसी भी आवेश पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का मान उस आवेश, इस एकांक आवेश के एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर लगे हुए चुंबकीय बल के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को बायो-सावर्त का नियम बताया। बायो-सावर्त के नियम में बेटा चुंबकीय बल का फॉर्मूला निकाला, dB वेक्टर बराबर μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r²। इसका मतलब जो चुंबकीय बल है वो उस धारावाही चालक के अल्पांश में प्रवाहित धारा, लंबाई अल्पांश की लंबाई और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा का अल्पांश के साथ बनाए गए कोण की ज्या के तो समानुपाती होता है, और बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियतांक होता है, जहाँ पर μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता और इसका मान होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया है बेटा। मैंने आप लोगों से बताया था कि इस चैप्टर को हमें समझ के पढ़ना है धीरे धीरे। सबसे पहले हम लोगों ने यह पता लगाया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, फिर उसके बाद यह पता लगाया कि चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, फिर उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला ज्ञात कर लिया। अब मुझे यह ज्ञात करना है कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है बेटा आज के क्लास में हमें। आप आराम से समझिए, मैंने क्लासों का जो शेड्यूल है वो छोटा कर दिया है, टाइम कम कर दिया है, बस आप आराम से पढ़िए, क्लास पूरी देखिए। और मैं खासकर उन बच्चों के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन अपनी क्लासें देखते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि बेटा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके बाद अपनी क्लासें देखें, तो उससे आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है, हमें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हमारा टॉपिक है बेटा, हमें ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बेटा 4 नियम हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए 4 नियम दिए गए और चारों नियमों को मैं साइड में लिख देता हूं नाम, फिर एक एक को समझाऊंगा। सबसे पहला नियम है बेटा स्नो नियम। सबसे पहला नियम है स्नो नियम और दूसरा है दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम। अगला है, यही दक्षिण हस्त नियम है वृत्तीय धाराओं के लिए। वृत्तीय धाराओं के लिए। और चौथा है बेटा कॉर्क पेच नियम। तो जब आप लोगों को कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम लोग इन 4 नियमों का उपयोग करेंगे। सबसे पहला स्नो नियम, दूसरा दक्षिण हस्त नियम है सीधी धाराओं के लिए, अगला है दक्षिण हस्त नियम वृत्तीय धाराओं के लिए, अगला है कॉर्क पेच नियम। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला पढ़ते हैं स्नो नियम। और स्नो नियम का देखो कॉन्सेप्ट तो मैं बोलूंगा जो आपको लिखना है, ठीक है, लेकिन पहले समझा देता हूं। स्नो नियम क्या है कि अगर मान लो बेटा ये कोई चालक तार है और ये है दिशाएं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर किसी चालक तार में धारा, यदि किसी चालक तार में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हो, यदि किसी चालक तार में धारा दक्षिण से उत्तर, साउथ टू नॉर्थ, तो चुंबकीय सुई जो होगी बेटा, चुंबकीय सुई होगी, उसका जो ये मैंने उल्टा बना दिया, तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी सिरा है, चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है, वो उत्तरी ध्रुव, वेस्ट का मतलब बेटा पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है। कौन सी दिशा की ओर मुड़ जाता है? पश्चिम दिशा की ओर। इसका मतलब स्नो नियम क्या है? देखिए, यदि किसी चालक तार में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हो,
कॉन्सेप्ट भी यही है और यही लिखना है। यदि किसी चालक तार में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हो तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है। चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है, साउथ टू नॉर्थ ऑफ वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी किसी चालक तार में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित होती है तो जो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव होता है बेटा, वो कौन सी दिशा की ओर मुड़ जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर। कौन सी दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर। इज दैट क्लियर? यस या नो? तो अब आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट लिखना है। मैं बोल रहा हूं आराम से। जब किसी, लिखना शुरू कीजिए, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो, तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई का, तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, उसके पास रखी चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है। क्लियर है? आप लोगों को अगर मेरी स्पीड से प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग अपनी वीडियो जब चलाते हो तो 3 बिंदु होते हैं ऊपर बेल आइकन में, ऐसे उन 3 बिंदुओं पे क्लिक करो तो इसमें आएगी एक प्लेबैक स्पीड। ठीक है? उस प्लेबैक स्पीड में जैसे क्वालिटी आती है, आप क्वालिटी कम ज़्यादा करते हो तो क्वालिटी 360p, 180, 144, 240, तो उसके नीचे एक आता है प्लेबैक स्पीड। प्लेबैक स्पीड में एक तो होता है 1x, एक होता है 0.5x। अगर आपको मेरी स्पीड कम करनी है तो उससे पीछे वाले कर लें, 0.5x पे कर लें, मेरे बोलने की स्पीड कम हो जाएगी। बढ़ानी है तो 1.5x होता है, 2x होता है। ठीक है? तो ये आप कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को लिखने में समस्या नहीं आए। तो स्नो नियम क्लियर है कि जब भी किसी चालक तार में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है। कौन सी दिशा में मुड़ जाता है? पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है। क्लियर है? उसके बाद अब बात करते हैं दूसरे नियम की, दक्षिण हस्त नियम। हेडिंग डालिए, दक्षिण हस्त नियम आपकी सीधी धाराओं के लिए। ठीक है बेटा, इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं। जैसे ये आपका दक्षिण हस्त है, मतलब सीधा हाथ है, ये आपका अंगूठा है। ठीक है बेटा, आपने एक चालक तार को ऐसे पकड़ा हुआ है, आपने एक चालक तार को ऐसे पकड़ा हुआ है कि आपका जो अंगूठा है, आपका जो अंगूठा है बेटा वो धारा की दिशा में है। वो किसकी दिशा में है? धारा की दिशा में। तो आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं बेटा वो होंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। किसकी दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। समझोगे कैसे? जैसे ये चालक तार है, कैप की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो आप इसको ऐसे पकड़िए, पकड़ लिया। आप लोग एक धारावाही चालक तार को अपने दक्षिण हस्त से इस प्रकार पकड़िए कि आपका अंगूठा धारा की दिशा में हो, धारा ऊपर की ओर जा रही है, आपका अंगूठा धारा की दिशा में हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में होगा। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में। ये सब क्लियर है? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में। देखिए यहां से देख लीजिए, यदि आपने दक्षिण हस्त से किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ा है कि आपका अंगूठा धारा की दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में होगा, चुंबकीय क्षेत्र मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में। तो इसकी सहायता से तो आप किसी में भी धारा का पता लगा सकते हो। कोई भी चालक तार है, जैसे ये ईयरफोन है और ये ईयरफोन का चालक तार है। ठीक है? आपने इसको ऐसे पकड़ लिया, मान लिया धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, आपने इसको ऐसे पकड़ लिया तो अंगूठा धारा की दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा? इसके चारों ओर ऐसे गोलाकार, ऐसे ही तो उत्पन्न होगा। तो उस धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र गोलाकार उत्पन्न होगा। क्लियर है? यह है दक्षिण हस्त नियम सीधी धाराओं के लिए। चलिए इसका कॉन्सेप्ट लिखिए, मैं बोल रहा हूं। सीधी धाराओं के लिए दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, सीधी धाराओं के लिए दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक तार को, यदि किसी धारावाही चालक तार को दक्षिण हस्त से इस प्रकार पकड़ा जाए, दक्षिण हस्त से इस प्रकार पकड़ा जाए कि खिंचा हुआ अंगूठा, दक्षिण हस्त से इस प्रकार पकड़ा जाए कि खिंचा हुआ अंगूठा धारा की दिशा में हो, खिंचा हुआ अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां,
तो, अच्छा तो के बाद में लिखिए धारा की दिशा में हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में होगा, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में होगा। अर्थात तार के चारों ओर वृत्ताकार होगा, अर्थात तार के चारों ओर वृत्ताकार होगा। क्लियर है? एक बात याद रखना, मैं जो आप लोगों को नोट्स डालने वाला था आज, उसमें अभी थोड़ी देरी और होगी बेटा, कि उनकी थोड़ी मेंटेनेंस चल रही है, नोट्स बनवाए जा रहे हैं, तो उन नोट्सों को डालने में आपके यूट्यूब पर मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने के लिए कहा था आपसे, उसमें थोड़ा सा समय और लगेगा, तो थोड़े से समय के पश्चात आपको नोट्स डाल दिए जाएंगे, लेकिन आप लोगों को नोट्स लिखने ऐसे ही जैसे मैं लिखा रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? तो ये दक्षिण हस्त नियम हो गया सीधी धाराओं के लिए। अब तीसरा है बेटा वृत्ताकार धाराओं के लिए, वही दक्षिण हस्त नियम है वृत्ताकार धाराओं के लिए। आप वृत्ताकार धाराओं के लिए कैसे, मान लीजिए ये कोई गोलाकार चालक तार जुड़ा हुआ है, कुंडली है, और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे, ये कोई कुंडली है बेटा, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे। आप अपने हाथ को इस प्रकार रखो कि आपकी मुड़ी हुई उंगलियां इसमें धारा की दिशा में हो, मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा में हो, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो खिंचे हुए अंगूठे की दिशा में होगा। रखिए जरा इसको। वृत्ताकार धाराओं के लिए दक्षिण हस्त नियम के अनुसार किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली में अपने दक्षिण हस्त को इस प्रकार रखा जाए कि धारा की दिशा में मुड़ी हुई उंगलियां हो, धारा की दिशा में मुड़ी हुई उंगलियां हो, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खिंचे हुए अंगूठे की दिशा में होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र बेटा ये ऐसे ही तो होगा, बोलिए यस या नो। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई बेटा, किसकी दिशा हो गई? चुंबकीय क्षेत्र की। तो दक्षिण हस्त नियम सीधी धाराओं वाला और वृत्ताकार धाराओं वाला, ये दोनों एक जैसे हैं कि अगर अंगूठा धारा की दिशा में है, अंगूठा किसकी दिशा में है? धारा की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में। अगर आपकी उंगलियां धारा की दिशा में है, उंगलियां धारा की दिशा में है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंगूठे की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र अंगूठे की दिशा में। क्लियर है बच्चों? तो मैं एक बार इन तीनों को रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुन लीजिए। 3 नियम पढ़े हम लोगों ने। सबसे पहला स्नो नियम। अच्छा हाँ, पहले वृत्ताकार धाराओं वाला लिखा देता हूं, लिखिए। वृत्ताकार धाराओं के लिए हेडिंग डाल के लिखिए। अच्छा, पहले वाले में ये डायग्राम बनाना था, दूसरे वाले में ये डायग्राम बनाना है, तीसरे वाला लिखा दूं, उसके बाद उसमें ये डायग्राम बनाना है। तो लिखिए दक्षिण हस्त नियम वृत्ताकार धाराओं के लिए लिखिए। यदि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली, यदि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली में दक्षिण हस्त को इस प्रकार रखा जाए, इस प्रकार रखा जाए कि मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा में हो, कि मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा में हो, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खिंचे हुए, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खिंचे हुए अंगूठे की दिशा में होगा, खिंचे हुए अंगूठे की दिशा में होगा। क्लियर है? यहां तक लिख लिया। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा, स्नो नियम का मतलब है जब भी किसी चालक तार में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होगी तो चुंबकीय सुई पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाएगी। अगर ये इधर मुड़ रही है तो वही वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र। अगर किसी चालक तार में सीधी धारा प्रवाहित हो रही है, यानी अंगूठा धारा की दिशा में है, तो चुंबकीय क्षेत्र मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में होगा। अगर धारा मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में है, धारा मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में है, तो फिर बेटा चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा? अंगूठे की दिशा में। किसकी दिशा में? अंगूठे की दिशा में। ये डायग्राम है, इसी में बना देता हूं मैं आपका हाथ, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा बेटा। देखिए, अंगूठे की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र और मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में आपकी धारा। क्लियर है? तो ये 3 नियम हो गए बेटा, आप लोगों को क्लियर समझ में आ गए होंगे। सबसे ज्यादा यूज में ये आएगा, तो इसको एक बार फिर से रिपीट कीजिए। किसी भी धारावाही चालक तार को ऐसे पकड़िए कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार धाराओं के रूप में, चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार धाराओं के रूप में। क्लियर है? अब उसके बाद एक लास्ट नियम है बेटा, उसको पढ़ के हम लोग ये टॉपिक खत्म करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है बेटा चौथा, मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम, और इसको आप आसानी से समझ जाओगे। मान लीजिए बेटा ये कोई पेच है,
ये कोई पेच है, ठीक है, आप इसको एक पेचकस से कस रहे हो, ठीक है बेटा, आप इसको एक पेचकस से कस रहे हो और इसको कस रहे हो ऐसे ऐसे, इसका मतलब इसको ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, इसको ऐसे कस रहे हो। और जब आप इसको ऐसे कसोगे, आप इसको ऐसे कसोगे तो पेच कहाँ की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर, कहाँ की ओर, आगे की ओर। आपने पेचकस में पेच लगाया, आप उसको ऐसे घुमा रहे हो, जैसे ऐसे ऐसे घुमाओगे तो ऐसे घुमाने पर वो आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे घुमा रहे हो यूं पकड़ के, यूं देखिए यूं, ठीक है। तो ऐसे जब घुमाओगे तो अब पेच आपका, जैसे ये पेच आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। और जब ये पेच आगे बढ़ेगा तो अगर ये पेच धारा की दिशा में आगे बढ़े, पेच किसकी दिशा में आगे बढ़े, धारा की दिशा में, तो जो घुमाने की दिशा है, किसकी दिशा है बेटा, घुमाने की दिशा है, वो किसकी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होगा, यानी आप लोगों ने इस पेच को ऐसे घुमा रहे हो यूं, पेचकस को, जिसमें पेच आगे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, कस रहे हो। तो पेच अगर बढ़ रहा है धारा की दिशा में, किसकी दिशा में, धारा की दिशा में, तो इसके जो घुमाने की दिशा है उसमें कौन उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। कौन उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। एक बात याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जाकर ऐसे प्रवेश करेगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ में जहां पर प्रवेश करे वहां उसको दिखाते क्रॉस के चिन्ह से। जहां पर यह चिन्ह लगा हुआ है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है बेटा, प्रवेश, यानी ये प्रवेशित चुंबकीय क्षेत्र है। कागज के तल में अगर वो प्रवेश कर रहा है, देखिए अब ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जाकर ऐसे प्रवेश ही तो करेगा, तो ये प्रवेशित चुंबकीय क्षेत्र है क्रॉस से। और जब ये ऐसे घूमकर आएगा तो इसमें से बाहर निकलेगा, जहां से बाहर निकलेगा उसको डॉट से, यानी ये है बेटा निर्गत चुंबकीय क्षेत्र। कौन है, निर्गत चुंबकीय क्षेत्र। तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है उसको क्रॉस से, और जहां से बाहर आ रहा है उसको डॉट से। क्लियर है बेटा। तो अब इसका कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, तो लिखिए, मैक्सवेल के कॉर्क पेच नियम के अनुसार, मैक्सवेल के कॉर्क पेच नियम के अनुसार, मैक्सवेल के कॉर्क पेच नियम के अनुसार यदि किसी पेच को पेचकस से इस प्रकार घुमाया जाए, यदि किसी पेच को पेचकस से इस प्रकार घुमाया जाए कि वह धारा की दिशा में आगे बढ़े, कि वह धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेचकस को घुमाने की दिशा, तो पेचकस को घुमाने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो पेचकस को घुमाने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो पेचकस को घुमाने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। नीचे नोट में लिख देना, प्रवेशित चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से, ये चिन्ह बना देना नोट में, प्रवेशित चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से एवं निर्गत चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से व्यक्त किया जाता है। प्रवेशित चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से एवं निर्गत चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से व्यक्त किया जाता है। यहां तक क्लियर है बच्चों। तो यहां तक आप लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के 4 नियम पढ़े। पहला स्नो नियम, स्नो नियम में क्या पढ़ा कि यदि किसी चालक तार में धारा दक्षिण से उत्तर, देखिए स्नो, यदि किसी चालक तार में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय सुई पश्चिम की ओर मुड़ जाएगी। क्लियर है, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा। अगला है दक्षिण हस्त नियम सीधी धाराओं के लिए, यदि किसी चालक तार को इस प्रकार दक्षिण हस्त से पकड़ा कि खिंचा हुआ अंगूठा धारा की दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में होगा। अगला नियम, यदि आप लोगों ने किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में अपने हाथ को ऐसे रखा कि विद्युत धारा मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र खिंचे हुए अंगूठे की दिशा में होगा। और यह इसमें भी वही नियम है, अगर आप एक पेचकस से पेच को इस प्रकार आगे बढ़ा रहे हो कि वो धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेचकस को घुमाने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। प्रवेशित चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से और निर्गत चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से व्यक्त किया जाता है। क्लियर है बच्चों। तो यहां तक आप लोगों ने इस तरह नियमों को पढ़ा, इनको नोट करना है क्योंकि अभी नोट्स आपके थोड़े देरी से आएंगे, उन पर वर्क चल रहा है, तो पेशेंस रखें, इन नोट्सों को लिखें और लिखने के बाद में अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूं बेटा। बस इसमें वो आपसे ये पूछ सकता है कि कॉर्क पेच नियम किसने दिया, तो मैक्सवेल ने दिया। अच्छा, इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपका कौन सा, दक्षिण हस्त नियम सीधी धाराओं के लिए, आगे बहुत काम में आएगा वो। अब जैसे एक एग्जाम्पल दे देता हूं, यदि किसी धारावाही चालक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है,
यदि किसी धारावाही चालक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो उस 2 मीटर लंबे या 1 मीटर लंबे या 3 मीटर लंबे 2 मीटर लंबे धारावाही चालक तार, यानी L का मान 2 मीटर हो गया, DL लिख दूं मैं, 2 मीटर लंबे धारावाही चालक तार, ऐसे कह देता हूं मैं भाषा। यदि 2 मीटर लंबे धारावाही चालक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके कारण उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूं बेटा। किसी 2 मीटर लंबे धारावाही चालक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उससे 5 सेंटीमीटर दूर स्थित लंबवत दिशा में 5 सेंटीमीटर दूर स्थित लंबवत दिशा में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो आपको बी ज्ञात करना है। तो बताइए फॉर्मूला क्या है, μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r²। क्लियर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, μ0/4π का मान 10⁻⁷, I का मान 2 एम्पियर, DL का मान 2 मीटर, साइन 90 और बेटा R का मान है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी मीटर में बदला तो 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। आगे कैलकुलेट आप कर लेंगे और जो कैलकुलेट करेंगे किस में निकलेगा, टेस्ला में। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक टेस्ला है, गाउस है, 1 टेस्ला में 10⁴ गाउस। क्लियर बच्चों। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा, ढंग से पढ़िए, ढंग से रिवाइज कीजिए और रिवाइज करने के बाद में बेटा तब आगे बढ़िए तो पढ़ाई आपकी बहुत बेहतर होगी। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप लोगों को हमारी क्लासें बहुत पसंद आती हैं तो आप लोग बेटा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर जल्दी से 2K हो जाएं। और मैंने जैसा कि आपसे वादा किया, जैसे हमारे सब्सक्राइबर 2K होंगे आप लोगों को सभी को, जितने भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट तैयार की जा रही है, वेबसाइट में आप सभी लोगों का डाटा हमारे पास रहेगा। जो बच्चे हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो उन सभी के लिए हम लोग कुछ गिफ्ट, कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग सभी तैयार रहिए। तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग अपनी गिफ्ट जल्दी से जल्दी पा सकें। ठीक है बच्चों, अपना सिलेबस ढंग से पढ़ें, ढंग से रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद।